जय हिंद दोस्तों, मैप्स आईएएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्राह्म चिन्ह या चिन्ह। अब ये जो आपका दो तरह का लिखा हुआ है, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन क्या है। तो ये वाला जो आपका ये चिन्ह लिखा हुआ है, ये क्या है? ये तत्सम है। क्या है? तत्सम। और ये चिन्ह क्या है? ये क्या है? तद्भाव। ठीक है। अब आपको ब्राह्म चिन्ह आपको परिभाषा दी है। जैसे किसी भी हम क्या करते हैं कि जो हमारे भाव होते हैं उन्हें हम किसी शब्द में बयान नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, वहाँ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कहीं भी हम जैसे वहाँ की जगह क्या करते हैं, हम चिन्ह लगा देते हैं। जैसे की जगह हम कॉमा लगा देते हैं। तो इन्हीं चिन्ह को पढ़ना है। तो ब्राह्म का शाब्दिक अर्थ आपको दिया है, क्या होता है? विश्राम। ब्राह्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्राम अथवा ठहराव होता है। लेखन कार्य में भावों अथवा विचारों में ठहराव के लिए ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग होता है। किस लिए होता है? विश्राम, ठहराव, इनका अर्थ होता है। लेकिन लेखन कार्य में भावों अथवा विचारों में ठहराव के लिए ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग होता है। इसके आगे आप लोग लिखेंगे, इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, कॉमा, अन्यथा अर्थ बदल जाता है। क्या होता है? अन्यथा अर्थ बदल जाता है। अब इसे हम क्या करेंगे, उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि रोको मत जाने दो। कैसे? ये लिखा गया आपको कि रोको मत, कॉमा, जाने दो। ठीक है। पूर्ण विराम और ये योजक चिन्ह, ये क्या लगा है आपका? कॉमा। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि रोको, कॉमा, मत जाने दो। ठीक है। अब ऊपर क्या है कि रोको मत, कॉमा, जाने दो, यानी क्या करना है, हम रोकेंगे। कैसे? रोको मत जाने दो, यानी उसे छोड़ दो। अब मैंने कहा रोको मत जाने दो, यानी पकड़ लो। तो यहाँ देखिए अर्थ बदल गया। सिर्फ यहाँ ऊपर आपने रोको मत के बाद कॉमा लगाया है। इसका अर्थ कैसे हो गया कि छोड़ दो। क्या कर दो? छोड़ दो। इसके बाद नीचे आपको दिया है कि रोको मत जाने दो, यानी क्या कहा है? पकड़ लो। ठीक है। इसका अर्थ क्या है? पकड़ लो। और ऊपर कहा है रोको मत जाने दो, तो यानी छोड़ दो। नीचे का अर्थ है कि रोको मत जाने दो, यानी पकड़ लो। ठीक है। तो क्या होता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है या अर्थ बदल जाता है। इसके बाद आपको दिया है कि श्री कामता प्रसाद के अनुसार ब्राह्म चिन्ह कितने होते हैं? ब्राह्म चिन्ह आपके कितने होते हैं? 20 होते हैं। किसके अनुसार? कामता प्रसाद के अनुसार ब्राह्म चिन्ह कितने होते हैं? 20 होते हैं। और अब इसी में आपको दिया है कि कामता प्रसाद के अनुसार पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य ब्राह्म चिन्ह किसके हैं? अंग्रेजी भाषा के ब्राह्म चिन्ह हैं। यानी पहले हमारी हिंदी भाषा में सिर्फ एक ही चिन्ह था। कौन सा? ये। और इसे क्या कहते हैं हम? पूर्ण विराम। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। कुछ पत्र और पत्रिकाएं क्या लिखती हैं, वो अपनी, जैसे उनकी कोई किसी व्यक्ति की किताब है, तो वो क्या करता है, इस पूर्ण विराम की जगह पे क्या करता है? ऐसे लगा देता है।
ये फुल स्टॉप है। इससे क्या है, ये अंग्रेजी भाषा का है। अब ये अगर आप हिंदी भाषा में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हमने अंग्रेजी भाषा से भी क्या लिए हैं, विराम चिन्ह लिए हैं, लेकिन हमने हिंदी भाषा में लिए हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब आपको दिया है कि आधुनिक हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले, क्या दिया है, आधुनिक हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह निम्न प्रकार हैं। आपको बता दिया है विराम चिन्ह कितने हैं। श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है और हिंदी का विराम चिन्ह सिर्फ एक ही था, कौन सा, पूर्ण विराम। और हमने जो बाकी के विराम चिन्ह लिए हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अब पूर्ण विराम का आप लोग अर्थ समझेंगे, इसका अर्थ होता क्या है। तो आपको परिभाषा दी है कि प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में तथा प्राचीन भाषा के पदों में यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब ये यति क्या है, जैसे आप क्या करते हैं, आप लोग पद पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक फुल स्टॉप लगा होता है, इसके बाद क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, तो यति के बाद लगा देते हैं। अब इसे आप लोग क्या करेंगे, उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे। ठीक है, अब जैसे करके आप लोग लिखेंगे, पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, पूर्ण विराम। क्या लिखेंगे, पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं। ये क्या है, पूर्ण विराम। ठीक है, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट लिखेंगे, जैसे में ही, हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए। क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। तो ये क्या है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, ये क्या है, हमारा पूर्ण विराम। अब आ जाता है आपका उपविराम। क्या है, उपविराम। तो किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए अथवा लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग करते हैं। किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए क्या करते हैं, उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको दिया गया, जैसे आपसे कहा गया कि विज्ञान पर, आपसे कह दिया गया कि विज्ञान पर क्या लिखिए, विज्ञान पर एक निबंध लिखिए। क्या है, एक निबंध लिखिए। ठीक है, तो जब आप विज्ञान पर निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले तो इसकी देखिए आप लोग क्या लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, फिर इसके लाभ लिखेंगे, हानि लिखेंगे, विज्ञान हमें क्या है, ये है वो है, यानी विज्ञान पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, निबंध लिखना है। तो इसमें सब तरीके की चीज़ें लिखेंगे कि विज्ञान से हमें क्या लाभ होते हैं, इसकी क्या हानियाँ हैं, विज्ञान हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है, और ये टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। लेकिन हम क्या कर दें, हम यहाँ लिख दें कि विज्ञान, इसके बाद ये उपविराम का चिन्ह लगा के लिख दें एक वरदान। क्या है, एक वरदान है। ठीक है, पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये क्या, हमने इसकी एक सीमा निर्धारित कर दी। क्या, एक सीमा निर्धारित कर दी कि हमें सिर्फ इतना लिखना है कि विज्ञान एक वरदान, हमारे लिए वरदान क्यों है, हमें इसके बारे में लिखना है, या किस प्रकार है, विज्ञान के क्या क्या लाभ हैं। इसके बाद लिखेंगे राजू।
राजू उपविराम का चिन्ह लगाएंगे। तुम बाजार क्यों गए? तुम बाजार क्यों गए? ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक उपविराम के बाद हमने एक सीमा निर्धारित कर दी। इसके बाद नेक्स्ट इसी में लिखेंगे कि श्याम, इसमें लिख लेंगे क्या, श्याम उपविराम लगा के मुझे दवा लेनी थी। क्या करना था? मुझे दवा लेनी थी, पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये उपविराम है। अगर ये उपविराम लगता है तो वो किसी संवाद या उपविराम या निबंध लिखते हैं तो उसकी क्या कर देता है, सीमा निर्धारित कर देता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे आप लोग अर्धविराम। ये अर्धविराम का आप लोगों को चिन्ह दिया ही है, कैसे लगता है, ये ऊपर बिंदी फिर नीचे कोमा। जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम के स्थान पर अल्पविराम, इसे हम कॉमा कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम जब भी बोलेंगे कॉमा ही बोलेंगे, क्योंकि अल्पविराम लिखेंगे तो आप लोग अल्पविराम हिंदी में ही लिख लेंगे। ठीक है, का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो अब जैसे आपको कहा गया है कि अर्धविराम या अल्पविराम, इसे अल्पविराम भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह एक धूर्त व्यक्ति है, अर्धविराम, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। ठीक है, एक वाक्य में दूसरे वाक्य का भाव होता है। मैंने कहा जैसे करके लिखेंगे, वह एक धूर्त व्यक्ति है, ये आप लगा लेंगे क्या, ठीक है, ये लगा दिया आपका अर्धविराम। ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका अर्धविराम लगा है, इस अर्धविराम की जगह पे यानी स्थान पे हम इस कॉमा को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे, इसी में जैसे करके एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल लिख लिया, अब इसमें दूसरा लिखेंगे कि उसकी माँ बीमार है, उसकी माँ बीमार है, उसकी माँ बीमार है, अर्धविराम, इसलिए वह नहीं आएगा, इसलिए वह नहीं आएगा, पूर्ण विराम। ठीक है, यानी वह क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि उसकी माँ बीमार है। अब हम आपसे कह दें कि इसलिए नहीं आएगा, अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसकी माँ बीमार है। तो एक वाक्य का या एक अर्थ का यानी पहले वाक्य का दूसरे वाक्य में भाव छिपा है और दूसरे वाक्य का पहले भाव में छिपा है। अगर हम कह दें कि उसकी माँ बीमार है, ठीक है, अब उसने कहा उसकी माँ बीमार है, तो क्या हुआ, इसलिए वह नहीं आएगा। अब आपसे पूछा कि वह क्यों नहीं आएगा, तो एक इस भाव का अर्थ उस भाव में निकल रहा है पहले वाक्य में कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए वह नहीं आएगा। अब इसके बाद आता है आपका क्या, अल्प विराम।
अब अल्प विराम देखिए, ये इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमा। ये आपका बहुत यूज होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अल्प विराम आपका दो तरीके से यूज होता है, ठीक है। अब इसका देखेंगे, अल्प विराम का क्षेत्र व्यापक होता है, इसका प्रयोग कम ठहराव के लिए होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। पहला आपको दिया है कि जब वाक्य में दो से अधिक समान पद आए हों और उनमें संयोजक शब्द और तथा एवं व आदि की गुंजाइश हो तो उस स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसमें उदाहरण लिखेंगे, जैसे आपको किसी चीज़ के उदाहरण दिए जाते हैं कि जैसे वो क्या लाया, आम, आलू, टमाटर, भिंडी और ये नाशपाती, सेव। तो इनको कैसे लिखते हैं, लिखते समय क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति के पास सब्जियां हैं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, मैंने कहा उसके पास आम है, आलू है, ठीक है, कॉमा क्या है, या अल्प विराम क्या है, भिंडी है, अदरक है, और क्या है, और टमाटर है, ठीक है। तो ये क्या आपका देखिए अल्प विराम, यहाँ भी अल्प विराम, यानी जो हम लिखते जाएंगे अल्प विराम और लास्ट में क्या करेंगे, और लगा के जो आपकी लास्ट की सब्जी बचेगी उसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये आप उदाहरण लिख लेंगे कि आम, अल्प विराम आलू, अल्प विराम भिंडी, अल्प विराम अदरक और टमाटर हैं। अब ये दूसरा दिया है आपको कि ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लिखेंगे, जैसे शीला बहुत खुश हुई, अल्प विराम वह नानी जो बनने वाली थी। अब लिखेंगे जैसे करके, शीला बहुत खुश हुई, यहाँ लगाएंगे आप लोग अल्प विराम, वह नानी जो बनने वाली थी, पूर्ण विराम, ठीक है। अब इस अल्प विराम की जगह पे आप ये अर्ध विराम भी लगा सकते हैं। तो देखिए शीला की खुशी का राज कहाँ है, एक दूसरे का भाव बता रहे हैं कि वह नानी बनने वाली है इसलिए खुश है, ठीक है। तो एक वाक्य का दूसरे वाक्य में भाव छुपा हुआ है, क्योंकि शीला खुश थी। क्यों खुश थी, क्योंकि वो नानी बनने वाली थी। अब नानी बनने की खुशी थोड़ी बहुत बड़ी होती है, नानी बनने की खुशी, दादी बनने की खुशी, ये बहुत बड़ी खुशी होती है, ठीक है। तो ये कॉमा से एक दूसरे में भाव छिपा हुआ है कि शीला खुश थी क्योंकि वह नानी बनने वाली थी। इसके बाद तीसरा तरीका देखेंगे कि दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब इसे आप जब तक आपको उदाहरण नहीं दिया जाएगा आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने दिया आपको कि राधा कौमा लंका का राजा कौमा एक विद्वान था। कैसे, जैसे करके लिखेंगे, रावण कौमा
लंका का राजा कौमा एक विद्वान था, एक विद्वान था। इसके बाद लगा देंगे क्या, पूर्ण विराम। ठीक है, तो देखिए संज्ञा, संज्ञा क्या है, रावण या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में, ठीक है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ किसकी, रावण की विशेषता बताई गई है कि रावण क्या था। पहली बात तो है लंका का राजा था, ऊपर से एक विद्वान भी था। क्या था, रावण, देखिए इस सृष्टि में सबसे बड़ा विद्वान रावण ही था। रावण लंका का राजा भी था और एक विद्वान भी था। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आप इसी में, जैसे करके, सुभाष जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे एक अच्छे लेखक हैं। लिखेंगे सुभाष सुभाष, यहाँ कॉमा लगाएंगे, जिनके विषय में, यहाँ लिख देंगे जिनके विषय में, जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे, ये अंदर आप लोग लिख लेंगे, मैंने बोल दिया है, कॉमा एक अच्छे क्या हैं, लेखक हैं, पूर्ण विराम। इसके बाद चौथे तरीके से आप अल्पविराम का यूज कैसे करते हैं, ये भी आप लोग लिखेंगे। यदि वाक्य के बीच में कुछ शब्द, कौन कौन से शब्द, जैसे आपको दिया है, जैसे पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, कौमा, अथाह, क्योंकि, जिसमें, तदापि आदि प्रयोग होते हैं, तो इन शब्दों के पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। कैसे कि यदि वाक्य के बीच में कुछ शब्द, वाक्य के बीच में जैसे कुछ शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा घर दूर है, इसलिए मोहन जाना नहीं चाहता। ठीक है, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे पास आता, किंतु मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा जैसे आपसे कि मैं चला जाता, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे, आप लिखेंगे जैसे करके कि मैं चला जाता, कौमा, लेकिन, तो देखिए लेकिन के आगे क्या आया, ये कौमा यानी अल्पविराम आया। लेकिन मेरे पास साधन या वाहन, क्या, साधन नहीं था, पूर्ण विराम। मैं चला जाता लेकिन मेरे पास साधन नहीं था। ऐसे ही नेक्स्ट लिख लेंगे आप लोग, मैं तुम्हारे घर नहीं आया, कौमा, बल्कि के आगे क्या लगाएंगे, कौमा लगाएंगे, बल्कि के आगे कौमा, बल्कि मोहन के घर चला गया था, बल्कि मोहन के घर चला गया था। अब जैसे ही आप कौमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये कौमा लगाएंगे, इसके
बाद लिखेंगे बल्कि। बल्कि मोहन के किसके घर चला गया? बल्कि मोहन के घर चला गया था। अब 5वां लिखेंगे, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे करके लिखेंगे, जैसे लिखेंगे दीपा अल्पविराम या कॉमा, या इसी के बाद क्या लगाते थे? ऐसे। एक गिलास पानी देना, क्या कहा? एक गिलास पानी देना। अब किसी को संबोधित कर रहे हैं। मैंने कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि दीपा, अब मैं यहाँ रुक गया, मैंने कहा दीपा, फिर मैं रुका, एक गिलास पानी देना। तो क्या थोड़ी देर के रुकने के लिए अल्पविराम का यूज कर सकते हैं, और ये संबोधन चिन्ह का भी यूज कर सकते हैं। ये आपको दिया है जो, ठीक है। अब आपको दिया है कि कुछ शब्दों के स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अब वह शब्द कौन से हैं? वह कौन से शब्द हैं जिन शब्दों के स्थान पर अल्पविराम का यूज किया जाता है? जैसे में लिखेंगे आप लोग, वह जहाँ जाता है, क्या? वह जहाँ जाता है, कॉमा, बैठ जाता है। पूर्ण विराम। अब वह जहाँ जाता है, वहाँ जहाँ जाता है, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? वहाँ। क्या? वह जहाँ जाता है वहाँ क्या करता है? बैठ जाता है। तो वहाँ के स्थान पे भी क्या करते हैं? कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे आप लोग जहाँ लिखते हैं, वहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, तो ये उसके ऊपर आप एक चांद बिंदु नहीं लगाते हैं। अगर ये उस शब्द पर आप चांद बिंदु नहीं लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको जब वर्तनी शुद्धिकरण पूछा जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए आप जहाँ भी क्या लिखें, जहाँ लिखें या कहाँ लिखें या वहाँ लिखें, उस पर चांद बिंदु जरूर लगाएं। अब आपको दिया है कि प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन से पहले अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन से पहले अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे करके उदाहरण लिखेंगे, वैज्ञानिकों ने कहा, क्या? इसमें उदाहरण लिखेंगे, वैज्ञानिकों ने कहा। अब इस पे अगर आप चांद बिंदु नहीं लगाते हैं, चंद बिंदु नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पानी अमृत है। पानी अमृत है। अब लगाएंगे पूर्ण विराम, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं? वैज्ञानिकों ने कहा कि पानी अमृत है, तो पानी अमृत है, ये क्या है? प्रत्यक्ष कथन है। प्रत्यक्ष कथन के मुख्य कथन के पीछे क्या लगाते हैं? उससे आगे कॉमा लगा देते हैं। अब आपको दिया है सातवां टाइप से, हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा जैसे शब्दों के शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता
है। जैसे जैसे में लिखेंगे नहीं उसने मुझे नहीं बताया, क्या नहीं कॉमा उसने मुझे नहीं बताया, क्या किया उसने मुझे नहीं बताया, पूर्ण विराम। अब देखिए जैसे आप ये नहीं लिखते हैं तो नहीं के बाद भी आप लोग बिंदी नहीं लगाते, ये जो आपकी बिंदी लगी हुई है ऐसे नहीं लगाते हैं। तो मैं अगर आप लोग ये बिंदी नहीं लगाते हैं तो यकीन मानिए आप गलत वर्तनी का यूज कर रहे हैं और गलत शब्द आप लोग लिख रहे हैं। और जब आप लोग गलत शब्द लिखेंगे तो गलत ही आप एग्जाम में करके आएंगे। आजकल तो ऐसा होता है ना कि वो इंग्लिश की टाइपिंग चल गई है, तो इंग्लिश की टाइपिंग में तो ऐसे ही लिख देते हैं के यू क्यों और ये वो सब चल रहा है। तो उसी हिसाब से आपने हिंदी में भी क्या कर दिया है, कचरा कर दिया है। जहाँ लिख देते हैं वहाँ लिख देते हैं, चांद बिंदु नहीं लगा रहे हैं, संयम लिख रहे हैं अंकी बिंदी नहीं लगा रहे हैं, संस्कार को संस्कार लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट करेंगे बस इतनी छोटी, बस के बाद एक और उदाहरण लिख लेंगे, बस इसके बाद ये इनवर्ट कॉमा लगाएंगे, इतनी छोटी सी थी, कितनी थी, इतनी छोटी सी या बस इतनी छोटी सी बात थी, यहाँ बात कर लेंगे, छोटी सी बात थी, इसके बाद लगाएंगे पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये आपको उदाहरण से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्नवाचक चिन्ह को आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, अब प्रश्नवाचक यदि प्रश्न का बोध या भाव, बोध का मतलब क्या होता है, भाव कराने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी कब आएंगे, जैसे आपसे कहा गया, जैसे में लिखेंगे कि दादाजी कब आएंगे, तो इसके बाद हमें क्या लगाना है, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। दूसरा लिखेंगे वह कौन खड़ा था या वहाँ कौन खड़ा था, वहाँ कौन खड़ा था, इसके बाद क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हमें भाव से मतलब है। ठीक है, अगर उसका भाव प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह आ रहा है तो हम उसे भाव लगा देते हैं। जैसे आपको दूसरा दिया है कि प्रश्न के भाव वाले वाक्यों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जैसे प्रश्न के भाव वाले वाक्य। अब इसमें उदाहरण लिखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तुम लिखेंगे, लिखिए कि तुम पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। अब देखिए आप यहाँ बताएंगे इसमें कहीं प्रश्नवाचक शब्द का यूज हुआ है। जैसे यहाँ तो आप कहेंगे कि कब और कौन, ये क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। जैसे कब, कौन, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इन्हें तो हम पहचान जाते हैं। लेकिन जब आपको प्रश्न दिया जाए कि तुम पढ़ रहे हो, ये मैंने आपसे पूछा है कि तुम पढ़ रहे हो और तुम जवाब दोगे, ठीक है, तो ये मैंने आपसे प्रश्न किया है। लेकिन इसमें आपको कहीं प्रश्नवाचक दिखा रहा है कि कहीं प्रश्नवाचक शब्द यूज हुआ है, नहीं हुआ है ना। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भाव से निकालते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अगर आप इस तरीके के वाक्य का प्रयोग करते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं, लेखन सामग्री में बता रहा हूँ, जैसे आप लेखन कार्य करते हैं,
वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप समझते हैं कि जो सामान्य हिंदी सामान्य नहीं है, आप हिंदी को जितना सामान्य समझ रहे हैं उतना ही सामान्य नहीं है। इंग्लिश में आपके 26 वर्ण होते हैं और यहाँ आपके 52 वर्ण होते हैं, तो सामान्य कहाँ से हुई, हमें ये बताइए, कहाँ 26 कहाँ 52। इसके बाद आप लोग लिखेंगे कि कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द होने पर भी वाक्य का भाव प्रश्नवाचक नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते। अब आपसे अभी कहा कि जैसे किसी वाक्य में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, लेकिन अब आपसे क्या कहा गया कि कभी 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 ऐसा होता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह आपके शब्द में या वाक्य में तो होते हैं, लेकिन वह भाव नेगेटिव आपको दे ही नहीं रहे हैं, या प्रश्नवाचक अब जैसे भाव आपको प्रश्न करने का दे ही नहीं रहे हैं, तो उसके बाद हम क्यों लगाएंगे। अब इसमें आप उदाहरण लिखेंगे, उसने मुझे बताया, इसमें लिखिए उसने मुझे बताया कि वह कल कहाँ गया था, पूर्ण विराम। अब उसने मुझे बताया कि वह कल कहाँ गया था। अब उसने मुझे बता ही दिया है, मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, वो खुद आया, अरे मैं आ गया, देख मैं कल वहाँ गया था, ये किया वो, उसने सब बता ही दिया है। मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भैया आप कल कहाँ गए थे, तो वो बताएगा कि हाँ मैं यहाँ गया था, ये नहीं। अब वो इतना उत्सुक है अपने आप से कि वो डायरेक्ट आके मुझे बता रहा है कि कल मैं यहाँ गया था, मैंने ये किया वो किया। मैंने पूछा नहीं है उससे, ठीक है, अब मैंने उससे पूछा नहीं है, वो अपने मन से खुद बता रहा है मुझे। तो ऐसे ही शब्द होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो अगर वो अपने आप से खुद बताए तो ऐसे में क्या करते हैं, हम प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज नहीं करते हैं। अब इसमें दिया है आपको विस्मयादि बोधक, इसके बाद क्या दिया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय, विस्मयादि बोधक चिन्ह की परिभाषा लिखेंगे, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अथवा हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस किस को, जैसे आपको हर्ष होता है, शोक होती है, कोई घृणा होती है, मन में करुणा होती है, मन में भय होता है, या आश्चर्य होता है, किसी से आपको प्रेम होता है, तो ऐसे भावों को व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा मीरा दरवाज़ा बंद कर दो, कैसे, मैंने कहा मीरा, इसके बाद मैंने क्या लगा दिया, विस्मयादि बोधक चिन्ह, दरवाज़ा बंद कर दो, क्या कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, पूर्ण विराम। आह जीवन कितना कठिन है, क्या दूसरा लिखेंगे, आह।
आ, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे कि जीवन कितना कठिन है, पूर्ण विराम। शेयर किए हो क्लास को कि नहीं? तो उस क्लास को शेयर नहीं किए हो तो गुरु शेयर कर दो। अब आपसे जैसे आपको दिया जाए कि शिक्षक ने प्रश्न पूछा, क्या? शिक्षक ने प्रश्न पूछा। अब शिक्षक ने प्रश्न पूछा या शिक्षक ने प्रश्न किया, इन दोनों में से आपका क्या सही है? या शिक्षक ने प्रश्न किया। अब इसमें आप लोग बताएंगे इसमें से कौन सा वाक्य हमारा सही है। तो इसमें देखिए शिक्षक ने प्रश्न पूछा, ये नहीं पूछना चाहिए था, ठीक है। ये क्या है? शिक्षक ने प्रश्न किया। इसके बाद हमारी जो क्लास होगी 7वां, ये कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।